उसने सोचा था कि वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जिएगा जब तक एक ड्रैगन उसके घर में नहीं आ गिरा। जब डिमोनिक जानवरों ने मानव दुनिया पर हमला किया, भाग्य ने उसे एक मौका दिया, लेकिन उसे लगातार याद दिलाया जाता रहा कि उसका गेल हाउंड का कोई भविष्य नहीं है। फिर भी उसने सोचा कि वह एक टेमर बन सकता है, चाहे उसे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। चाहे दुश्मन उसे रोकने की कोशिश करे, दोस्त उसे छोड़ दें या लोग उसका मजाक उड़ाएं, वह टेमर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यह नंबर 1 बीस्ट मास्टर की यात्रा है। 1000 साल पहले सभी डीमन बीस्ट क्लैन पर ड्रैगन क्लैन ने शासन किया। उन्होंने सम्मान प्राप्त किया और दुनिया पर अपना दबदबा बनाया। सभी इविल एनिमल्स के बीच संबंधों को आकार दिया, लेकिन इस सब के शीर्ष पर था डीमन गॉड, एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति जिसने सभी पर शासन किया। डीमन गॉड ने सम्मान और वफादारी की मांग की और उसकी शक्ति ने पूरे डीमन बीस्ट के रेल्म को प्रभावित किया। वह एक महत्वाकांक्षी डीमन था जिसने मैजिकल मॉन्स्टर्स की सेना के साथ मानव ग्रह पर आक्रमण किया। जैसे ही उसने अन्य रिल्म्स पर आक्रमण किया, उसकी ताकत और नियंत्रण के लिए भूख बढ़ती गई। इंसान उसे लड़ने में असमर्थ थे। उस समय के प्राणियों के खिलाफ मनुष्यों के पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वे केवल भाग सकते थे। डीमन गॉड का लालच कोई सीमा नहीं जानता था। उसका अंतिम उद्देश्य पूरी दुनिया को अंधकार में ढकना था। जहां भी वह जाता वहां भय और विनाश लाना था। जब मानवता विलुप्त होने की कगार पर थी, तब एक नई आशा, जिसे अवेकनिंग कहा गया, उभरी। कुछ लोगों ने पाया कि वे डीमन जानवरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्थापित कर सकते हैं और अंधकार के खिलाफ लड़ाई की एबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। इन विशेष व्यक्तियों को बीस्ट्स टेमर के रूप में पहचाना गया, जिन्होंने डीमन बीस्ट्स के खिलाफ खतरनाक लड़ाइयां लड़ी। अब वह समय बीत चुका है और अब हम एक बीस्ट टेमर को एक ड्रैगन के खिलाफ हिंसक युद्ध में देखते हैं। उसका बीस्ट उस पर एक शक्तिशाली प्रहार कर रहा है। वह हमला उसे लगता है और बीस्ट मास्टर रिपोर्ट में बताता है कि बीस्ट, जो क्विन फैंग सिटी के उत्तरी रेजिडेंशियल एरिया पर था, उसे हमला लगा है और वह डीमन बीस्ट एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकरा गया है। इसलिए वह मांग करती है कि जल्द से जल्द घायल लोगों के लिए तुरंत मेडिकल सहायता पहुंचाई जाए। इस बीच उस अपार्टमेंट के अंदर हमारा मुख्य पात्र यू भय से कांप रहा है। वह शियांग नान हाई स्कूल का छात्र है जो कक्षा 1 में है, जिसका ग्रेड 3 है। उसके सामने एक विशाल ड्रैगन का सिर है जो अचानक उसके घर में घुस गया था। वह इतना डरा हुआ था कि सिर्फ उसे भय में देखने में सक्षम था। ड्रैगन ने जैसे ही उसे देखा, वह उस पर झपटा। ड्रैगन को अपनी ओर आता देख उसने सोचा कि यही अंत है। फिर बैकग्राउंड में उसे एक आवाज सुनाई दी जो एक मंत्र का उच्चारण कर रही थी, जिसमें वह फ्लेम लायन को उस ड्रैगन पर हमला करने का आदेश दे रही थी और एक बैंगनी विस्फोट ने ड्रैगन को उसे दूर धकेल दिया। फिर आवाज ने सूचित किया कि ड्रैगन को पराजित कर दिया गया है और वहां एक जीवित व्यक्ति है, यू, जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आवाज सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। आवाज में बताया गया कि कोई भी पीड़ित नहीं हुआ है। यह एक बीस्ट टेमर थी जिसने उससे असुविधा के लिए माफी मांगी। ये थी सुरुयान, किंग लॉन्ग एकेडमी की हेडमास्टर। फिर उन्होंने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उसके पास आकर उसे एक कार्ड दिया और आश्वासन दिया कि एकेडमी उसके निवास की क्षति का ध्यान रखेगी। उन्होंने उसे इस घटना के लिए मुआवजा देने का भी वादा किया। यू कार्ड को पकड़ते हुए मुस्कुराया, असल बीस्ट टेमर के साथ अपनी इस मुलाकात को सोचते हुए। जैसे ही सियान और उनकी टीम जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने यू की ओर मुड़कर कहा, जब तक हम फिर से न मिलें यंग मैन। यू ने कार्ड की तरफ देखा। उसे याद आया कि वह हमेशा एक बीस्ट टेमर बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सपना असंभव लगने लगा क्योंकि वह फिलहाल एक बीस्ट को भी नहीं पाल सकता था। उसके बिना वह राष्ट्रीय बीस्ट टेमर परीक्षा भी नहीं दे सकता था और उसके बिना वह किसी का बचाव भी नहीं कर सकता था। तभी अचानक एक छोटा बीस्ट उसके सामने प्रकट हुआ और वह भ्रमित हो गया। उस प्राणी का एक सुंदर छोटा चेहरा था और वह उसे देखकर खुश होकर उसका चेहरा चाटने लगा, जिससे यू को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उसने धीरे से बीस्ट को एक हाथ में पकड़ लिया और सोचा कि क्या यह ड्रैगन का पीछा करते हुए यहाँ आया था, यह सोचकर कि क्या यह बीस्ट और ड्रैगन दोस्त थे। लेकिन तभी उसे एक किताब याद आई जिसमें उसने मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसे उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका ये नया दोस्त एक गेल हाउंड था। इसमें सबसे कमज़ोर ब्लड लाइन था और इसके लिए किसी स्पिरिचुअल पावर की आवश्यकता नहीं थी जिससे उसे उम्मीद मिली।
उसने सोचा कि शायद वह इसे संभाल सकता है। उसने कल्पना की कि इस बीस्ट के साथ वह आखिरकार एक बीस्ट टेमर बन सकता है। परीक्षा सिर्फ 3 दिन दूर थी। उसे चिंता थी कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि उसने फिलहाल ऐसी बातों को नजरअंदाज किया। बीस्ट को हवा में उठाते हुए वह मुस्कुराया और उत्साहित होकर चिल्लाया, प्यारे हाउंड, ध्यान से सुनो, स्पिरिट अवेकनिंग। और अचानक एक सुनहरी रोशनी बीस्ट के चारों ओर फैल गई, जो इसके स्प्रिट अवेकनिंग की शुरुआत दिखा रही थी। अगली सुबह क्विंक फैंग सिटी के बाजार क्षेत्र में बीस्ट टेमर की दुकान के सामने यू बीस्ट को पकड़े हुए ऊपर की ओर देख रहा है, ये खुद को समझाते हुए कि वह इसे पालने का खर्च नहीं उठा सकता। इसलिए वह सोचता है कि क्या उसे इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जो इसे बेहतर जीवन दे सके। फिर उसने नीचे बीस्ट की ओर देखा, जो सीधे दुकान की ओर खुश होकर देख रहा था। उसने खाली फ्रिज को याद करते हुए बीस्ट से कहा कि उससे संबंध जोड़ने से कोई भविष्य नहीं है। अचानक दुकान का मालिक दरवाज़ा खोलता है और उसे देखकर स्पष्ट रूप से नाराज़ होता है। उसने पूछा कि लड़का इतनी सुबह उसकी दुकान के सामने क्यों है। यू ने दुकान मालिक के सामने बीस्ट को रखा, जिसे देखकर मालिक बीस्ट की ओर मुस्कुराया। यू ने पूछा कि क्या मालिक इस बीस्ट को चाहता है, लेकिन मालिक नाराज हो गया और उन्हें वहां से भगा दिया, ये कहते हुए कि गेल हाउंड की सबसे निम्न ब्लड लाइन है और इसका कोई विकास पाठ नहीं है। मालिक की बातें यू को आहत करती हैं और वह एक कदम पीछे हटता है। हाउंड भी उन टिप्पणियों से नाराज होकर यू के पास सांत्वना के लिए गले लग गया। उसकी ऐसी नाराजगी को देखते हुए उसने टिप्पणी की कि अगर वह बीस्ट को नहीं चाहता था तो उसे इतनी अप्रियता दिखाने की बजाय सीधे मना कर देना चाहिए था। इसे आगे कुछ बोल पाता यू ने हाउंड से नीली रोशनी निकलते हुए देखी। यह एक सिस्टम नोटिस था जिसने हाउंड के आंकड़े प्रदर्शित किए। इसमें दिखाया गया कि हाउंड का टियर 1 है और उसके पास एक हिडन ब्लड लाइन है जिसे हेल ब्लड लाइन कहा जाता है, जो एपिक क्वालिटी का है। साथ ही इसमें एक हिडन एबिलिटी दिखाई गई जिसे हेल फायर कहा जाता है, जो ट्रू डैमेज करता है और दुश्मन के आर्मर को बायपास कर देता है। इसमें एक हिडन डेवलपमेंट पाथ का भी संकेत मिला, जिससे पता चला कि गेल हाउंड हेल गेल वुल्फ, हेल नेदर वुल्फ और आखिर में डिवाइन इन्फर्नो यामा वुल्फ में प्रगति कर सकता है। यह देखते हुए उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह सही देख रहा है। फिर उसने अपनी आंखें रगड़ी और कहा कि यह अभी भी यहाँ मौजूद है और हाउंड उसे हैरानी से देखता रहा। विंडो अभी भी हिडन पाथ दिखा रही थी। उसने हिडन एवोल्यूशन पाथ देखकर आश्चर्य से चिल्लाया, लेकिन दुकान के मालिक ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा कि गेल हाउंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक पास खड़े व्यक्ति ने इस दृश्य में रुचि से देखा। उसने फिर से अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि शायद वह अकेला है जो यह विंडो देख सकता है। तभी सूजी, जो शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा और उसी की कक्षा का छात्र था, ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या वह वाकई में यूं है। सूजी ने टेमर टेस्ट देने के बारे में उसे चिढ़ाया, ये कहते हुए कि वह बीस्ट न होने के कारण यह नहीं दे सकता। सूजी आगे बढ़ा और यू की बाहों में बीस्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि यू ने एक बीस्ट पा ही लिया है। नाराज होकर यू ने मुड़कर सूजी को अपने काम से काम रखने के लिए कहा। सूजी ने उसे फिर से गेल हाउंड को कमजोर कहकर उसका अपमान किया और मुस्कुराते हुए कहा कि लेना ने सही कहा था, तुम बीस्ट टेमर की एग्जाम देना ही नहीं चाहते। फिर उसने यू को और चिढ़ाते हुए कहा कि अगर वह अपने कमजोर गेल हाउंड के साथ भी प्रयास करता है तो भी वह असफल हो जाएगा। लेकिन यू ने रुककर उससे लीना के बारे में सवाल किया। सूजी ने हंसते हुए कहा कि यू को यह नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड, या यूं कहें कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जंग लेना कई समय से उसके साथ है। तभी लेना सूजी की बांह पकड़ते हुए पूछती है कि वह कहाँ था, क्योंकि वह उसे ढूंढ नहीं पाई थी। सूजी ने सामान्य अंदाज में कहा कि वह बस एक पुराने दोस्त को देख रहा था। उसने यू की ओर देखकर कहा कि मजाक मत करो, मैं उसके साथ लंबे समय से नहीं हूँ, और सोचती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे किसी अमीर के साथ दिखती है, क्योंकि उसके लिए यू वैसे भी एक हारा हुआ व्यक्ति है, खासकर जब वह एक कमजोर गेल हाउंड लिए हुए है। यू उसकी बातें सहन नहीं कर पाया और गुस्से में आ गया। उसने लीना को याद दिलाया कि मुसीबत में उसकी मदद उसी ने की थी। फिर जोड़ते हुए कहा कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि वह एक अमीर आदमी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, और यह याद रखना, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप नहीं किया, मैंने किया। फिर यू वहां से उन्हें जीप दिखाते चला गया। पीछे से सूजी गुस्से में चिल्लाया कि वह उसकी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात कैसे कर सकता है, और राष्ट्रीय टेस्ट में उसे कुचलने की धमकी दी। लेना ने सूजी को शांत करते हुए कहा कि उसे यू के स्तर तक नहीं गिरना चाहिए, खासकर जब उसके पास सिर्फ एक कमजोर गेल हाउंड ही है।
उसने यह भी कहा कि उसे बहुत पहले ही उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। जैसे ही वह चला गया, उसने सोचा कि उसका हाउंड कमज़ोर नहीं है। इस घटना से उसने एक नई दृढ़ता का अनुभव किया और उसे भरोसा था कि भविष्य में वे सब देखेंगे कि उसका हाउंड कितना मजबूत हो सकता है। 3 दिन बाद यू शहर में पहुंचा और जिलिन स्क्वायर में दाखिल हुआ, जहां उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ जमा हो रही थी और एक आवाज़ ने घोषणा की कि नेशनल एडवांस्ड बीस्ट टेमिंग परीक्षा शुरू होने वाली है और सभी कैंडिडेट्स को स्थान पर रिपोर्ट करना चाहिए। जैसे ही वह चौक में दाखिल हुआ, एक आवाज़ ने घोषणा की कि परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। जब यू परीक्षा के लिए आगे बढ़ा, किसी ने उसे पहचाना और आश्चर्य किया कि वह बिना बीस्ट के वहां क्यों आया है। एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की कि यू के पास बीस्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी उसने परीक्षा के लिए नामांकन कराया है। उन्होंने यह भी बताया कि उसने किंग लॉन्ग एकेडमी में दाखिला लिया है। उन्होंने सवाल किया कि वह किंग लॉन्ग एकेडमी में क्यों दाखिला लेना चाहता है, जो कि टॉप एकेडमी में से एक है, और एक व्यक्ति ने मजाक में कहा कि वह सपना देख रहा होगा अगर उसने सोचा कि वह वहां दाखिला ले पाएगा। जैसे ही वह टेस्टिंग ऑर्ब की ओर बढ़ा, उसने नीचे देखा और महसूस किया कि यह परीक्षा उसके भाग्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यू वहां खड़ा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने देखा कि शिक्षक आराम से बैठा था, उसके पैर उठे हुए थे और उसके चेहरे पर शांति थी। अपनी संयमित अवस्था के बाद उसने अपना गला साफ किया और कहा, माफ कीजिए सर, लेकिन मैं परीक्षा देने आया हूँ। शिक्षक ने अपना सिर उठाते हुए कहा, तुम्हें यूं होना चाहिए। यूं जानता था कि यह चेन क्यूनियन है, जो किंग लॉन्ग एकेडमी का एक एडमिशंस ऑफिसर है। यू ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि वही है और परीक्षा देने का संकेत दिया। चेन ने उसकी ओर देखा, ये सोचते हुए कि उसने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र में केवल एक ही बच्चा एकेडमी की एडमिशन परीक्षा देने के लिए तैयार था। तभी सूजी वहां आ गया और यू ने उसे गुस्से भरी नजर से देखा, ये सोचते हुए कि वह वहां क्यों है। सू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि उसे अपनी हदों का पता होना चाहिए और यह भी इंगित किया कि पिछले 5 सालों में सिर्फ 8 लोगों ने किंग लॉन्ग एकेडमी की प्रवेश परीक्षा दी थी और उन सभी ने असफलता पाई थी। फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सू ने कहा कि अगर वह इस एकेडमी में दाखिला लेने की उम्मीद करता है तो वह सपना देख रहा है। उसने एक कागज़ यू के सीने पर मारते हुए कहा कि अगर उसने परीक्षा पास की तो वह घुटनों पर झुकेगा और उसे पिता कहेगा। यू ने अपने हाथों को कस लिया, ठंडा रहने की कोशिश करते हुए। हालांकि उसकी सहनशीलता कम हो चुकी थी, इसलिए गुस्से में उसने कहा कि सू को घुटने टेकने और उसे पिता कहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वह असफल नहीं होने वाला। सू ने कागज़ को मरोड़ा और उस पर चिल्लाया, लेकिन उसने पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज कर दिया और चेन की ओर मुड़कर उससे कहा कि वह परीक्षा देने के लिए तैयार है और पूछा कि क्या वे शुरू कर सकते हैं। चेन ने गंभीरता से कहा कि उसे एक बात स्पष्ट करनी होगी कि किंग लॉन्ग एकेडमी की परीक्षा कठिन है, जिसमें अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारे पास दूसरी कोई बैकअप चॉइस नहीं होगी। चेन ने यह भी बताया कि सभी परीक्षा कैंडिडेट्स को एक शर्त के अधीन रखा गया है कि अगर वे किंग लॉन्ग एकेडमी परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें किसी अन्य बीस्ट टेमर एकेडमी में कभी भी दाखिला नहीं दिया जाएगा। जैसे ही अन्य प्रतिभागियों ने यह शर्त सुनी, उन्होंने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसे कम से कम 800 स्पिरिट पावर की ज़रूरत है, जो कि एक दुर्लभ उपलब्धि है जिसका वह सिर्फ सपना ही देख सकता है। एक और ने कहा कि अगर एकेडमी में दाखिला इतना आसान होता तो वे भी इसके लिए आवेदन कर देते। उनके तानों को नज़रअंदाज करते हुए यू ने चेन की ओर देखा और कहा कि वह समझता है और परीक्षा देने के लिए तैयार है। तभी चेन ने अपना बायां हाथ गोल्डन ऑर्ब के पास रखा और घोषणा की कि पहली परीक्षा यू की स्पिरिट स्ट्रेंथ मापने की थी। यू ने समझा कि चेन उसे उस चमकते ऑर्ब को छूने के लिए कह रहा था। फिर उसने अपने दाहिने हाथ को उस पर रखा, नतीजे को लेकर चिंतित था। बाकी सभी शांत हो गए। उनकी पहले की मजाक उड़ाने वाली बातों की जगह अब आश्चर्य और उत्सुकता ने ले ली थी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जो केवल यू की शक्ति ही नहीं बल्कि बीस्ट टेमिंग की दुनिया में उसका भविष्य भी तय करेगा। हालांकि और ने स्पिरिट स्ट्रेंथ को 366 दिखाया, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। सो सबसे पहले हंसा, उसकी आलोचना करते हुए कि उसने खुद को खास मान लिया था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने
टिप्पणी की कि वह स्पिरिट पावर की न्यूनतम सीमा भी हासिल नहीं कर सका और उसके चारों ओर हर कोई हंसने लगा। चेन निराश हुए, सोचते हुए कि उन्होंने एक होनहार छात्र खो दिया है, और अगले व्यक्ति को बुलाने का इशारा किया। लेकिन तभी ऑर्ब अधिक तेजी से चमकने लगी। चेन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके और उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि ऑर्ब भी अभी तक उसकी शक्ति का पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाया था। सो ऑर्ब की बढ़ती शक्ति से हैरान था, जो 600 से पार हो चुकी थी और बढ़ती ही जा रही थी। जब शक्ति स्तर 711 पर पहुंचा, वह विश्वास नहीं कर सका। तभी ऑर्बी ने 800 को पार कर लिया, जिससे साबित हुआ कि यू ने न्यूनतम सीमा को पार कर लिया था। लेकिन संख्याएं बढ़ती ही रहीं। इस नज़ारे से सू, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और एक अन्य दर्शक हैरान थे जब यह 956 पर पहुंचा। उस व्यक्ति ने शोर मचाते हुए इसे असंभव बताया और ऑर्बी के खराब होने पर सवाल उठाया। अचानक ऑर्ब की रोशनी मध्यम हो गई, जो स्पिरिट पावर 1028 को प्रकट कर रही थी। फिर यू ने अपना हाथ हटा लिया, जिससे चेन हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इस शक्ति स्तर को पढ़ा। चेन सोचने लगे कि वह किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है जिसमें इतनी शक्तिशाली स्पिरिट पावर हो, जबकि बाकी सभी लोग स्तब्ध थे। दूसरी ओर सु गुस्से में था कि उसने जिस व्यक्ति का मजाक उड़ाया था, वह इतनी अद्भुत नतीजा हासिल कर सकता था। चेन ने समझा कि स्पिरिट पावर इस बात का निर्धारण करता है कि एक बीस्ट मास्टर कितने बीस्ट्स को रख सकता है। जितनी अधिक स्पिरिट पावर होगी, उतने ही शक्तिशाली बीस्ट्स को एक व्यक्ति वश में कर सकता है, जिससे यू का परिणाम और भी अधिक प्रभावशाली हो गया था, क्योंकि प्रत्येक बीस्ट के लिए लगभग 100 स्पिरिट पावर की आवश्यकता होती है। 1028 का होना यह संकेत देता है कि यू संभावित रूप से एक 10 स्टार बीस्ट मास्टर बन सकता है। इस अप्रत्याशित मोड़ ने चेन के आश्चर्य को और बढ़ा दिया। फिर वह 10 स्टार बीस्ट मास्टर्स के बारे में सोचने लगे, यह याद करते हुए कि पिछले कुछ दशकों में ड्रैगन किंगडम से केवल कुछ ही निकले हैं। उन्होंने समझा कि वे शायद किंगडम के अगले जीनियस की खोज कर चुके हैं। फिर चेन ने सबको यू के स्पिरिट पावर के परिणामों की घोषणा की और यू मुस्कुराया। भीड़ में किसी ने कहा कि यिंगवांग, जो पिछले साल की लड़की जीनियस थी, उसकी स्पिरिट पावर 1030 थी। एक और व्यक्ति ने टिप्पणी की कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि यू सिर्फ 2 पॉइंट पीछे था। इस बीच सू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नतीजों से खुश नहीं थे। सू ने उसे लगातार चिढ़ाना जारी रखा, यह इंगित करते हुए कि किंग लॉन्ग अकादमी की परीक्षा 2 हिस्सों में बंटी होती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने गुस्से भरे चेहरे के साथ जोड़ा कि वह कभी भी ब्लड लाइन परीक्षा पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह 20 की क्वालिटी ब्लड लाइन्स का मूल्यांकन करती है। उसे जवाब में कुछ कह पाता, इससे पहले चेन अगले टेस्ट को शुरू करने के लिए तैयार हो गए। तभी एक स्टाफ सदस्य ने उन्हें चिंतित होकर बुलाया और धीरे से फुसफुसाया कि ऑर्बी के स्पिरिट पावर रीडर में एक त्रुटि थी और यू का असली स्कोर 1030 था। यह चेन को चौंका दिया, क्योंकि यह पिछले साल के जीनियस से 2 पॉइंट अधिक था। फिर गंभीर चेहरे के साथ उन्होंने स्टाफ सदस्य को अभी कुछ न कहने का आदेश दिया और कर्मचारी ने सहमति में सिर हिला दिया। चेन ने चारों ओर मुड़कर घोषणा की कि परीक्षा का दूसरा चरण बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी परीक्षण शुरू हो गया है। यू केंद्र में खड़ा था, जबकि वहां मौजूद लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे कि क्या वह इस परीक्षा को भी पास करेगा। चेन ने यू को अपने बीस्ट को बुलाने का आदेश दिया। यू मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे उसके हाथ पर एक चिन्ह चमक उठा, जिसने रेड एनर्जी उत्पन्न की जो हवा में चमकने लगी। फिर उसने अपने दाहिने हाथ को सामने रखा और कहा, ब्लैक फैंग, अब तुम्हारी बारी है। रेड और ब्लैक एनर्जी आकार लेने लगी। पैरों और पंजों के साथ ब्लैक फैंग उसके सामने प्रकट होने लगा। भीड़ ने ध्यान से देखा, यह जानने की उम्मीद में कि क्या उसका बीस्ट एक प्रतिष्ठित ब्लड लाइन से था। जैसे ही एनर्जी कम होने लगी, दर्शकों ने बीस्ट की झलक पाई, और जब एनर्जी पूरी तरह कम हुई, तब उन्होंने कुत्ते का चेहरा देखा जो जमीन पर सो रहा था। अगले ही पल वे उसकी खराब ब्लड लाइन के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए हंसे, जो कि संभवतः सबसे निम्न श्रेणी की थी। तभी हाउंड हलचल करने लगा और शोर से जाग गया। फिर वह उठकर चारों ओर उत्सुकता से देखने लगा, जबकि परीक्षक चेन उस कमजोर डॉग बीस्ट को देखकर नाखुश था।
उसे लगा कि यू की विशाल स्पिरिट स्ट्रेंथ व्यर्थ थी। अगर वह केवल निम्न ब्लड लाइन के मॉन्स्टर्स को ही बुला सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी निराशा व्यक्त करने की तैयारी करते हुए। लेकिन अचानक हाउंड ने एक आवाज़ की और उसकी हरकतों ने लोगों का ध्यान खींचा। एक व्यक्ति ने यह भी कहा, रुको ज़रा, ये तो कमज़ोर हाउंड नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ कमज़ोर दिखने वाले हाउंड की आंखें गहरी लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक क्रॉस चमकने लगा, जिसके साथ उसका आकार बढ़ने लगा और यह अधिक भयंकर हो गया, जिसे एक गहरे लाल रंग की चमक घेरे हुए थी। एक व्यक्ति ने आश्चर्य से चिल्लाया, यह तर्क देते हुए कि हाउंड विकसित नहीं हो सकते, खासकर जब उनके पास प्रारंभ में कोई एवोल्यूशनरी पाथ ही नहीं था। इस पिच परीक्षक बीस्ट के और करीब आ गया और ब्लड लाइन चेक डिवाइस को चालू किया। इसने साबित किया कि मॉन्स्टर एक हेलविंड बीस्ट था, जिसमें एक एपिक हेल ब्लड लाइन था, जो हेलफायर के साथ साथ फायर और एयर एबिलिटीज में सक्षम था। हालांकि प्रतिभा हेल हाउल अभी प्रतिबंधित थी। साथ ही उपकरण कोई एवोल्यूशन रूट की पहचान नहीं कर सका और जैसे जैसे उसने तथ्यों का अध्ययन किया, चेन ने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि क्या ए बीस्ट अपने इवोल्यूशन के दूसरे चरण में था। उसने यू की ओर मुस्कुराते हुए देखा, समझते हुए कि उसके असाधारण पोटेंशियल को लेकर उसकी आशंकाएं सही थीं कि वह एक स्पेशल लड़का है। फिर परीक्षक चेन ने निष्कर्ष का खुलासा करते हुए कहा कि यू ने दोनों परीक्षाएं पास कर ली है और अब किंग लॉन्ग एकेडमी का एक छात्र है। सू और लेना, जो हंगामे से अपमानित हुए थे, जिसने उन्होंने खुद ही पैदा किया था, वहां से भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन यू ने पीछे से उन्हें पुकारा और पूछा कि वे कहाँ जा रहे थे। सू ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि यूं अपने विशाल टेम्ड बीस्ट के पास खड़ा था, जो कह रहा था कि क्या सू अपना पिछला समझौता भूल गया है। लेकिन सू अपना वादा निभाने में असमर्थ था और गुस्से से भर गया। उसने यूं की ओर उंगली उठाई और कहा कि उसे इतना घमंड नहीं करना चाहिए, खासकर क्योंकि वह शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। उसने दावा किया कि वह उनके समझौते को पूरा नहीं करेगा और उसे जो करना है वो कर सकता है। इस बीच लीना यह सब देख रही थी, शर्मिंदा और अनिश्चित की कैसे प्रतिक्रिया दी। तभी यू ने अपने बीस्ट को सू की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। अगले ही पल सू ने मुड़ते ही बीस्ट को अपनी ओर भागते हुए देखा, लेकिन वह उसके चंगुल से बच नहीं सका। बीस्ट ने एक ही पंजे से उसे पकड़ लिया। यूं उसकी पिछली बातों को याद करते हुए मुस्कुराया और घोषणा की कि सू को उसे डैड कहकर अपना वादा पूरा करना होगा। इससे सू समझ गया कि उसने खुद को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां से वह निकल नहीं सकता। बीस्ट के दबाव में उसने दांत भींचे और अंततः उसे डैड कहकर बुलाया, जिसके बाद यू ने बीस्ट का दबाव हटा दिया और वहां से चलते हुए सू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके जैसा बेकार बच्चा उसका नहीं हो सकता। अचानक लीना उसके सामने आ गई। मुस्कुराते हुए उसने उससे कहा कि उसने उसे बहुत याद किया है और पिछले 1.5 साल में उसके लिए उसके अंदर भावनाएं पनपी हैं। फिर जोड़ते हुए उससे पूछा कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में वापस आ सकती है। लेकिन यू ने उसके असली चरित्र को पहचानते हुए उसके पास से निकल गया और कहा कि वह अतीत में लौटना नहीं चाहता। लीना ने उसे जाते हुए पछतावे के साथ देखा। फिर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने गिरकर चिल्लाना शुरू कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि उसे छोड़ना उसकी गलती थी और एक और मौका मांगा। लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और चलता रहा। कुछ मिनट बाद शहर की एक सड़क पर चलते हुए उसने अपनी बहन को खुशखबरी बताने का फैसला किया। उसने उसका नंबर निकाला और फ़ोन किया। उसने जैसे ही कॉल उठाई, उसे स्वागत करने के लिए बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी चीख सुनाई दी। साथ ही पृष्ठभूमि में उसने बीस्ट के हमले की आवाज़ें सुनी और जैसे जैसे वह ध्यान से सुनता गया, राक्षसों की गर्जना फ़ोन पर गूंजने लगी, जिससे उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन खतरे में है और उस क्षेत्र में राक्षस घूम रहे हैं। चिंतित होकर उसने तेजी से उसे बचाने के लिए एक योजना बनाई। दृश्य शहर के बाहरी इलाके में बदल गया, जहां क्विंग फैन सिटी का किसान बाजार था। वहां आतंक ने सबको जकड़ लिया था और भय लोगों के चेहरों पर स्पष्ट था, क्योंकि वे हमलावर प्राणियों से बचने के लिए भाग रहे थे। अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी लड़की को रोते हुए देखा गया, जिसे किसी ने कसकर गले लगाया हुआ था। शायद उसे शांत कराने का प्रयास कर रही थी। उसके चारों ओर की अराजकता ने उसकी दहशत को और बढ़ा दिया, जिससे स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो रही थी। एक युवती ने उस छोटी बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था, उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए।
उसने बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पकड़ बनाए रखी। उसके चेहरे पर संकल्प था और वह बच्ची को चारों ओर के अराजकता से बचाने का प्रयास कर रही थी। राक्षसों की आवाजें पृष्ठभूमि में गूंज रही थीं, लेकिन वह युवती पूरी तरह से बच्ची की सुरक्षा पर केंद्रित थी। उसने उसके हाथ को मजबूती से थामे रखा और उसके चारों ओर खतरे के किसी भी संकेत को देखते हुए सतर्क थी। बच्ची की रुलाई जारी थी, लेकिन उस युवती की उपस्थिति ने उसे कुछ हद तक आराम दिया। हालांकि युवती इतनी बच्ची पर केंद्रित थी कि उसने अपने पीछे एक बड़ी छाया को आते नहीं देखा। बच्ची के रोने की आवाज ने एक राक्षस को उनकी ओर आकर्षित कर लिया था। उस प्राणी की उपस्थिति ने वातावरण को और अधिक भयावह बना दिया, जिससे युवती के सभी इंद्रियां सक्रिय हो गईं। उसने अचानक मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दहशत भर गई, ये समझते हुए कि वे खतरे में है। प्राणी धीरे धीरे उस छोटी दीवार पर चढ़ने लगा जिसके पीछे वे छिपे हुए थे, और उसकी नुकीली पूंछ हमला करने के लिए तैयार थी। युवती केवल डर से ऊपर की ओर देख सकी। उसे लगा कि शायद यह उनकी मौत का वक्त है। उसका दिल भय से कांप उठा, लेकिन वह डटी रही, बच्चे की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। इसी समय यू वहां पहुंचा, अपने मन में अपनी बहन के प्रति चिंता से घिरा हुआ। उसने भीड़ के बीच से गुजरते हुए संघर्ष की ओर दौड़ लगाई। उसने चारों ओर के अराजकता का जायजा लिया, मन में अपनी बहन के लिए चिंता करते हुए। वह केवल लोगों को आतंक में भागते हुए देख सकता था। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। तभी उसने अपनी बहन को देखा, ठीक उसी समय जब राक्षस ने पास की जमीन को कुचल दिया। उसकी बहन तेजी से एक तरफ हट गई, अपने हाथों में उस छोटे बच्चे को पकड़े हुए। उसने भय से चीखते हुए अपनी बहन को पुकारा, जबकि वह राक्षस गरजते हुए उन दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वह दौड़ता रहा, अपने शरीर की सीमाओं को पार करते हुए। उसके चेहरे पर पीड़ा की झलक थी। अचानक उसके सामने एक नीली चमक उभरी और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसका हेल स्टॉर्म वुल्फ अब हेल हाउल और हेल बाइंड क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। ये पूछने पर कि क्या वह चाहता है कि ब्लैक फैंग इन क्षमताओं को सीखे, उसने हर लाभ का उपयोग करने के इरादे से नोटिस पर हाथ दबाया। उसकी आंखों में क्रोध से लाल चिंगारी जल उठी और उसने ब्लैक फैंग को नई क्षमताओं का उपयोग करने के लिए चिल्लाया। लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह रही कि कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक फैंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। उसे घबराहट ने घेर लिया कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि प्राणी ने अपनी पूंछ को पीछे खींचा, जिससे हरे रंग की बूंदें टपक रही थीं और पृथ्वी पर गिरते ही उसे गलाने लगीं, जिसमें झर छिपा हुआ था। एक बार फिर टारगेट पर नजरें जमाकर वह प्राणी हमला करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी बहन के पास हमला आते हुए देखा और घबराहट में चीख पड़ा। दबाव में उसने सहायता करने के लिए एक तरीका खोजने का प्रयास किया और उसे वह बीस्ट टेमर याद आया जिसे उसने पहले देखा था। उसने देखा था कि वह टेमर अपने पालतू शेर को हमला करने से पहले कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसने सोचा कि ब्लैक फैंग पर वही मंत्र आजमाना पड़ेगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ब्लैक फैंग बदल गया। उसके चारों ओर काले और गहरे लाल रंग की एक शक्तिशाली आभा उभर आई जो युद्ध के लिए तैयार थी। उसने मंत्र जारी रखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मंत्र पूरा होते ही ब्लैक फैंग ने अपना मुंह खोला और एक जबरदस्त ऊर्जा बीम उत्पन्न की। ऊर्जा बीम ने लक्ष्य को भेदते हुए उसे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हमले ने उसकी बहन और उस छोटे बच्चे को मुश्किल से बचाया जो भय से कांप रहे थे। अराजकता के बीच उसकी बहन ने बच्ची को शांत करने की कोशिश की, जबकि खुद भी शांत बनी रही। मारे गए प्राणी की अवस्था देख ब्लैक फैंग फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गया। इस पिच्चू सोच में पड़ गया कि क्या यह शक्ति वास्तव में उसकी है। उसने जो अभी देखा था उसमें उसे समझने में कठिनाई हो रही थी। साथ ही बीस्ट टेमर की अविश्वसनीय क्षमताओं को स्वीकार करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी उपस्थिति का मकसद याद किया। उसकी बहन अभी भी उस प्राणी के पास थी। घबराहट ने उसे घेर लिया और वह उसकी ओर दौड़ता हुआ चिल्लाया, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज सुनते ही उसकी बहन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर राहत फैल गई। उसने धीरे से उस छोटी बच्ची को नीचे रखा और उसकी ओर बढ़ी। उसने उसके हाथों को पकड़ते हुए उसकी सुरक्षा पर संतोष व्यक्त किया। फिर उसकी बहन ने चिंता से उसकी ओर देखा और उसने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को थाम लिया और उसे अपने बीस्ट मास्टर बनने और नई उपलब्धियों के बारे में बताया। अचानक ब्लैक फैंग उसके सामने आ गया, जिससे वह चौंक गया।
उसकी बहन यह देखकर हैरान रह गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और मुस्कुराने लगा, जबकि ब्लैक फैंग ने गर्व से उसकी उंगलियों को चाटा। फिर उसने अपनी बहन को अपने बीस्ट से परिचय कराया। उसने उसे बताया कि यह हेलस्टॉर्म बीस्ट है, जिसका नाम उसने ब्लैक फैंग रखा है। उसकी आवाज में उत्साह था, क्योंकि उसने उनके बंधन की बात साझा की। जैसे ही घबराई हुई भीड़ शांत होने लगी और एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या सच में वह राक्षस मार दिया गया था, सबने उसकी ओर देखा और उसने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए समझाया कि खतरा सच में खत्म हो चुका है। उसकी बहन ने उसकी बात का समर्थन किया, जबकि छोटी बच्ची ने किसी को खोजते हुए इधर उधर देखा। अचानक किसी की आवाज सुनाई दी और लड़की का चेहरा चमक उठा। उसने अपनी माँ को देखा, जो उसे ढूंढते हुए थकी हुई लग रही थी। माँ दौड़कर आई, उसे मदद के लिए धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वह सच में एक बीस्ट मास्टर है। उसने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की और अपनी बहन के साथ पराजित राक्षस की ओर बढ़ा। उधर छोटी बच्ची अपनी माँ से मिलकर खुशी के आंसू बहा रही थी। जैसे ही वह और उसकी बहन उस गिरे हुए प्राणी के पास पहुंचे, उन्होंने वहां के क्षेत्र का मुआयना किया कि शायद कोई लूट या अवशेष मिल जाए जो उस राक्षस ने पीछे छोड़ा हो। उसने उस राक्षस के एक गड्ढे पर ध्यान दिया और उसमें झांका तो एक चमकता हुआ रत्न दिखाई दिया। सिस्टम की सूचना में लिखा था कि यह एक मॉन्स्टर कोर है, एक शुरुआती स्तर का आइटम जो पराजित प्राणी से प्राप्त हुआ है। इसका गुण छर था और इसका प्रभाव था जहरीले हमलों को 5 अंकों तक बढ़ाना। उसे यह भी सूचित किया गया कि उसने 10 अनुभव पॉइंट प्राप्त किए हैं। उसने कोर उठाया, लूट से थोड़ी निराशा महसूस करते हुए, जबकि यह उसके हाथ में हल्के से चमक रहा था। उसने ब्लैक फैंग को बुलाया और रत्न फेंका, जिसे पकड़ने के लिए हाउंड खुशी से उछला। भीड़ की ओर मुड़ते हुए उसने घोषणा की कि अब वे निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि राक्षस अब खत्म हो चुका है। अगले ही पल भीड़ उसकी ओर दौड़ी और उसे घेर लिया, जिससे वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। किसी ने उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, जबकि किसी और ने उसे शहर का नायक घोषित किया। उसी समय वह छोटी बच्ची जिसे उसने बचाया था बोली, तो उसने नीचे उसकी ओर देखा। जब उसने अपने बीस टेमर बनने के सपने का इजहार किया, उसकी दृढ़ता देखकर उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे विश्वास है कि वह एक दिन बीस्ट मास्टर बनेगी। लड़की की आंखों में खुशी की चमक थी और वह आशा और उत्साह से उसे देख रही थी। रात होते ही चांदनी ने कमरे को नरम रोशनी से भर दिया, जबकि वह दिन की गतिविधियों से थका हुआ सो रहा था। अचानक उसकी बहन कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था और उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वह नीचे अपने सोए हुए भाई को देख रही थी, जिसका चेहरा खुशी में लिपटा था। उसकी भावनाएं उथल पुथल में थीं और उसका चेहरा क्रोध और भ्रम से भरा हुआ था। वह वहीं खड़ी रही, अपने विचारों में उलझी हुई, लेकिन तभी उसकी दृष्टि कुछ ऐसे चीज पर गई जिसने उसे मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में नीली चमक उभर आई। उस चमक का स्रोत उसके भाई की पीठ के मध्य में था, जो किसी प्रकार के राक्षस जैसा दिख रहा था। वह तेजी से रसोई की ओर गई और फोन पर बात करते हुए बताया कि ड्रैगन कर्स अब भी कायम है, जिसका साफ मतलब है कि ड्रैगन किंग की एसेंस अब भी सील है। जैसे ही उसने बात की, उसके विचार ड्रैगन किंग की ओर चले गए, उसे एक शक्तिशाली बीस्ट के रूप में याद करते हुए। लेकिन फिर से उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने फोन पर व्यक्ति से पूछा कि आखिर कैसे यू ने उस बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। वह इस स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी, यह देखते हुए कि ड्रैगन कर्स के कारण किसी भी बीस्ट मास्टर के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना असंभव था। फोन पर व्यक्ति ने जवाब दिया कि उन्हें भी ड्रैगन कर्स की शक्ति का पूरा ज्ञान नहीं है और सुझाव दिया कि शायद वह केवल विशेष परिस्थितियों में ही बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। यह सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और वह इस स्थिति को लेकर असहज हो गई। फिर उसे फोन से आदेश मिला कि अब से उसी पर कड़ी नज़र रखनी होगी। जवाब में उसने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन वे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग यू का इंतज़ार कर रहे थे। वे लोग खुशी से उसका स्वागत कर रहे थे। उनमें से एक ने उसे बताया कि वह उसके पसंदीदा अंडे लेकर आया है। महिला ने जोड़ा कि सबने उसके लिए पैसे इकट्ठा कर लाल लिफाफे दिए थे। फिर उन्होंने ट्रेन को आते देखा और उसकी ओर बढ़े। उसने मुड़कर सभी का धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह छुट्टियों में उनसे मिलने वापस आएगा। उसकी बहन ने समूह की ओर मुस्कुराते हुए आभार जताया। दोनों ट्रेन में चढ़े और एक अच्छी सीट ढूंढ ली।
उसने अपनी बहन से खिड़की के पास बैठने को कहा। ट्रेन चल पड़ी और कुछ घंटे बाद स्पीकर पर एक घोषणा आई जिसमें बताया गया कि ट्रेन के रास्ते में क्षेत्र में कुछ बीस्ट देखे गए हैं जिस वजह से ट्रेन थोड़ा हिल सकती है। दोनों ने एक दूसरे की ओर हैरान नजरों से देखा। कुछ मिनटों बाद एक और घोषणा की गई कि उन्होंने उस खतरनाक क्षेत्र को पार कर लिया है और अब सब सुरक्षित है। उसने अपनी बहन की ओर मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि वे सुरक्षित निकल आए और अब लगभग लॉन्गेन सिटी पहुंचने ही वाले हैं। उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसे याद दिलाया कि वह जल्द ही स्कूल शुरू करेगा और उसे अच्छी तरह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही टूट गई क्योंकि ट्रेन अचानक से जोर जोर से हिलने लगी। उसने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या हो रहा है। उसी समय एक और घोषणा की गई जिसमें बताया गया कि आगे कुछ बीस्ट समूह में देखे गए हैं। फिर आवाज ने चेतावनी दी कि वे 3-eyed जायंट एप्स हैं और सभी को अपनी और अपने सामान की रक्षा करने की सलाह दी। वह गंभीर हो गया, समझते हुए कि स्थिति अब खतरनाक हो चुकी है और उसने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। लेकिन बाकी यात्री अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे थे। एक यात्री ने डर में चिल्लाते हुए पूछा कि उन्हें सुरक्षित होने की बात क्यों कही गई थी, जबकि दूसरे ने घबराकर उन बीस्ट के खतरों को याद किया। अचानक कुछ बड़ा ट्रेन पर आ गिरा जिससे छत में दरारें पड़ गईं। एक यात्री घबराकर पूछने लगा कि अब क्या करें, जबकि दूसरा यह सोच रहा था कि क्या कोई उस बीस्ट का सामना करेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक बीस्ट ने ट्रेन की छत को फाड़ दिया और खाने की संभावना देखकर खुशी से दहाड़ा। एक व्यक्ति ने सभी को भागने के लिए चिल्लाते हुए चेतावनी दी कि बीस्ट आ रहे हैं। इस बीच वह अपनी बहन को आवाज लगाता है, यह कहते हुए कि उसकी सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। वह उसे छुपने को कहता है और हिदायत देता है कि बाहर न निकले, लेकिन वह चिंतित नजरों से उसे देखती है और पूछती है कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। ट्रेन के हिलने से वह गिर जाती है और चिल्लाते हुए उसे रोकने की गुहार लगाती है। जैसे ही वह उसे छोड़ने के लिए मुड़ता है, तभी एक एप उसकी आवाज सुनकर आ धमकता है। वह छत को फाड़ते हुए सामने आ जाता है और दहाड़ता है, जिससे वह चौंक जाता है। लेकिन तभी एक और बीस्ट आकर एप को अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे ताना मारती है कि वह बस वहीं खड़ा है और कुछ नहीं कर रहा। एक युवती एप और उसके बीच खड़ी है। उसका नाम किन यानरन है, जो स्काई गिल्ड के अध्यक्ष की बेटी है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि अगर वह चोट से बचना चाहता है तो पीछे हट जाए। वह अपने स्किल का चैन लिंक शुरू करती है और अपने हथियार को घुमाते हुए उसे थंडर फ्लैश का आह्वान करती है। उसका बीस्ट उसके आदेश को समझते हुए थंडर की रफ्तार से आगे बढ़ता है। एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें बीस्ट के आंकड़े दिखते हैं। एक 3 पूंछ वाला थंडर फॉक्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टियर 3 लेवल का थंडर फॉक्स और एपिक क्वालिटी के ब्लड लाइन के साथ। इसके एट्रीब्यूट्स थंडर और एयर हैं और इसका इवोल्यूशन पाथ 3 पूंछ वाले थंडर फॉक्स से 4 पूंछ वाले थंडर फॉक्स, फिर 5 पूंछ वाले थंडर फॉक्स और अंततः 9 पूंछ वाले थंडर फॉक्स तक ले जाता है। इसमें एक हिडन इवोल्यूशन पाथ भी है जो इसे शैडो रेड लाइटनिंग फॉक्स और आखिरकार स्कारलेट लाइटनिंग फॉक्स में बदलता है। इसके स्किल्स में 3 पूंछ वाला थंडरस्टॉर्म शामिल है जो दुश्मन पर इलेक्ट्रिक डैमेज करता है और उन्हें 1 सेकंड के लिए स्टंट कर देता है। और इसका एक्टिव स्किल थंडर फ्लैश है जो उसे हमलों से बचने और दुश्मन पर लाइटनिंग डैमेज के साथ हमला करने की क्षमता देता है। वह उसे और थंडर फॉक्स को हमला करते देखता है और इसके लाइटनिंग एबिलिटीज की ताकत को समझता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि वह बीस्ट मास्टर किन यानरन है क्योंकि लाइटनिंग एबिलिटीज के साथ वह केवल एक ही व्यक्ति को जानता है। एक और यात्री खुशी में चिल्लाता है, ये घोषणा करते हुए कि अब एक बीस्ट मास्टर के ट्रेन में होने से वे सुरक्षित है। वह उत्साहित होकर बस देखता रहता है, ये सोचते हुए कि क्या वे एप से सच में सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। एक और एप पहले वाले द्वारा बनाए गए छेद से कूदकर नीचे आता है। इसे देखकर वह दूसरों को अगले ट्रेन के डिब्बे में जाने के लिए चिल्लाता है, उन्हें चेतावनी देते हुए कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। तभी उसे यह एहसास होता है कि वह कितना बेवकूफ़ था जो यह भूल गया कि एप्स आम तौर पर समूहों में घूमते हैं और यह संभव ही नहीं था कि यहाँ केवल एक ही हो। अब उसे समझ में आता है कि उन्हें 3 बंदरों का सामना करना है।
वह जल्दी से कार्रवाई करते हुए ब्लैक फैंग को बुलाता है और अपने हाउंड को बीस्ट मास्टर की सहायता करने का आदेश देता है। जैसे ही ब्लैक फैंग प्रकट होता है, एक लाल और काले रंग की ओरा उसके चारों ओर इकट्ठा होती है, लेकिन यानारन ने अपने हथियार को मजबूती से पकड़ रखा है और उसका बीस्ट एक एप पर हमला करता है। नाराज होकर वह शिकायत करती है कि उन्हें कितने सारे एप से निपटना पड़ रहा है, लेकिन वह उस एक एप पर इतनी ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने यह महसूस नहीं किया कि बाकी दो एप्स पहले ही उस पर हमला कर रहे थे। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां एप्स उसे डरावनी दहाड़ के साथ घूर रहे थे। तभी उसने अपने बीस्ट को कमांड देने के लिए एक स्किल का आह्वान किया और ब्लैक फैंग को इन्फर्नो बाइंड का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, अपना हाथ उसके सामने बढ़ाकर। ब्लैक फैंग ने समझते हुए अपने मुंह में लाल और काले रंग की ऊर्जा एकत्र की और स्किल का उपयोग किया। उसने देखा कि इन्फर्नो बाइंड ने सभी एप्स को जकड़ लिया है और उसने उन पर तंज कसते हुए कहा कि वे कहाँ भाग रहे थे। जैसे ही चैनें एप्स के चारों ओर लिपटी थीं, वे फेड हो गईं और तीनों एप्स जमीन पर बंधे हुए और काबू में नजर आने लगी। वह स्किल के बारे में सोचता है, अपने हाथ को ठुड्डी पर रखकर यह सोचता है कि इसे और कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तभी किन यानारन ने आवाज लगाई, पूछते हुए कि क्या वह भी एक बीस्ट मास्टर है। उसने जवाब दिया कि हाँ, वह भी एक बीस्ट मास्टर है। फिर यानारन ने अपने फॉक्स को उठाया और मुस्कुराते हुए उसके पास चली आई, उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने कहा कि इस स्थिति में कोई भी बीस्ट मास्टर वही करता। तभी अचानक एक और सिस्टम विंडो प्रकट होती है, जिससे वह उलझन में पड़ जाता है। उसमें दिख रहा था कि फॉक्स का स्टेटस उदास और लेथार्जिक है, पोस्ट बैटल ट्रॉमा के कारण। इसके इलाज के लिए सुझाव दिया गया कि क्रश्ड एमोनी फ्लावर्स को गर्म पानी में भिगोकर थंडर एट्रीब्यूट कैटलिस्ट और एक वाटर टाइप मैजिकल बीस्ट के पूर्ण रूप से घुले हुए कोर को मिलाना होगा। इस जानकारी के साथ उसने उससे पूछा कि क्या उसका फॉक्स लड़ाई के बाद थका हुआ महसूस करता है और कभी कभी गुस्से के लक्षण भी दिखाता है। उसने पूछा कि उसे उसके फॉक्स के बारे में कैसे पता चला। उसने चेहरे पर हाथ रखते हुए बताया कि उसका फॉक्स पोस्ट बैटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, जो उसने बीस्ट मास्टर एलिमेंट्स गिल्ड में पढ़ा था। उसने यह भी बताया कि लाइटनिंग फॉक्सेस मुख्य रूप से इस समस्या से गुजरते हैं, लेकिन वह सोच रहा था कि वह सिस्टम के बारे में उसे नहीं बता सकता। उसकी बात सुनकर यानारन खुश हुई और उसने उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा, कहते हुए कि अब उसे समझ में आ गया कि उसका लाइटनिंग फॉक्स हाल ही में मुस्कुरा क्यों नहीं रहा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह आगे की ओर झुक गया और उसे आराम से मारने के लिए कहने लगा। अचानक उसने उसका कंधा पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए यह घोषणा की कि अब वह उसका छोटा भाई है, जिससे वह पूरी स्थिति से भ्रमित हो गया। लेकिन वह अकेला नहीं था जो उलझन में था। उसकी बहन ने पूरा मंजर देखा, जिससे उसका हाथ गुस्से में मुट्ठी में बदल गया। वह क्रोधित दिखाई दी, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह दोनों को गुस्से में घूर रही थी। ये स्पष्ट था कि वह किसी बात को लेकर नाराज थी।